आसन। हठ योग में आसन के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर मैं पहले अपना अनुभव बता दूँ। नॉर्मली जो आसन के जितने भी गुरु हैं वो, अगर हम बॉडी वास्तु की दृष्टि से देखें तो नॉर्थ टू साउथ पे फोकस करते हैं और वेस्ट टू ईस्ट पे फोकस करते हैं। आसन का मतलब पहले यदि समझा जाए तो आसन का अर्थ है स्थिरता, है ना। स्थिरता किस चीज की? शरीर की। लेकिन शरीर स्थिर कब होगा? जब मन का शरीर पर ज्यादा देर तक स्टे करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ध्यान दो, मन का शरीर पर या मन का किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक रुकने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो स्थिर हो जाएगा। यदि मैं मूवी हॉल में मूवी देख रहा हूं तो बॉडी स्थिर हो गई क्योंकि मैं वहां इन्वॉल्व हूं, राइट। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इस जगह पर काम कर रहा हूं और लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो बॉडी स्थिर हो गई, है ना। लेकिन आसन विज्ञान कहता है कि ये गलत है, हम क्यूरेटिव जाएंगे, ये क्यूरेटिव नहीं है। आसन विज्ञान कहता है कि मन को जो बाहर भिड़ाए पड़े हो, जो बाहर के ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेशन की स्पैन बढ़ा रहे हो और बॉडी स्थिर है, वो ठीक नहीं है। मतलब वो गलत नहीं है बोल रहा है, पर वो क्यूरेटिव नहीं। मन को इस शरीर पर डायरेक्टली फोकस कराओ, इस शरीर के अंदर उसे बिठाने की कोशिश करो। जो वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, इस देह में बिठाओ। देह में जब बिठाओगे तो वो स्थिर होगा और वही स्थिरता आसन है। तो हमारा जो अष्टांग योग में जिस आसन की बात की गई उसमें क्या बात किया गया कि ऐसे आसन जो स्थिर पूर्वक लंबे समय तक बैठने वाले हैं वही आसन कहलाए। जैसे पद्मासन हो गया, जैसे सिद्धासन हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेटिव स्पैन को बढ़ाने के लिए थे। क्योंकि जब आप ज़्यादा देर तक बैठोगे और माइंड को बॉडी पर लगाओगे, कंसंट्रेट कराओगे, बॉडी में पेन आएगा, उसके स्पैन को बढ़ाओगे तो आपकी स्थिरता ऑब्वियसली बढ़ेगी। बट ये मेडिटेटिव था, ये स्पिरिचुअल एंगल से तो बिल्कुल करेक्ट था, बट इसमें बहुत फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्योर का एंगल नहीं था बहुत जल्दी। क्योंकि माइंड को फोकस कराओगे, बॉडी के पेन को झेलोगे एक स्थिर करके, तो ये बड़ा टफ प्रोसेस था, मेडिटेटिव प्रोसेस। पर हठ योग भिन्न है। हठ योग के एक विज्ञान ने कहा कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे साउथ पोल तक आओ। फिर वेस्ट से शुरू करो, वेस्ट का मतलब अपने पीछे स्पाइनल कॉर्ड से शुरू करो और फ्रंट तक आ जाओ, तो आपको एक क्यूरेटिव चीज मिल जाएगी और आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। यदि मेरी बात करो तो मैं साउथ पोल से स्टार्ट करता हूँ, मीन्स बॉडी के बिल्कुल निचले हिस्से से स्टार्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ जाता हूँ। मेरा भी एंगल यही है कि अपने नॉर्थ पोल को इन्फ्लुएंस किया जाए, मतलब ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया जाए। मेरा भी एंगल वही है। लेकिन इनडायरेक्टली यदि हम साउथ पोल पर फोकस करेंगे, साउथ पोल के थ्रू नॉर्थ को जाएंगे, तो वो इजी है, वो बहुत इजी है और वो उसकी हैंडलिंग बहुत इजी है। जैसे मैं और आप, मैं यहाँ पर हूँ, आपको इजीली फोकस कर सकता हूँ क्योंकि आप मुझसे सेपरेट हैं, मुझसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं। माइंड यूज्ड टू है अपने से दूर फोकस करने में चीज़ों को, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो माइंड उसको फोकस नहीं कर पाता। माइंड खुद कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि बहुत नज़दीक आ गई तो पहली बात तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। वो तो सोचता है यही तो है यार, ये बकवास की चीज़ है, क्या देखें इसको। थोड़ा दूर रहता है तो अट्रैक्शन रहता है, तो वहाँ पर फोकस करने का एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो माइंड का अट्रैक्शन यहाँ से कम रहता है क्योंकि ये नज़दीक है बहुत, तो वो सोचता है कि आंखों के थ्रू बाहर भागे, बाहर ऑब्जेक्ट देखे दूरी में थोड़ा। तो मैंने क्या किया कि माइंड को एक डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट दिया, साउथ पोल का, काफ मसल्स का, राइट। माइंड को
कम से कम 5.5-6 फीट की अगर हाइट है आपकी तो 6 फीट की है, डिस्टेंस दे दिया हमने, है ना। तो माइंड 6 फीट की दूरी पर अपनी काफ मसल्स को फोकस कर गया, बहुत इजीली कर जाएगा। और जब वो काफ मसल्स की एक्सरसाइज कराएगा तो उसको अच्छी तरह से, चूंकि दूरी है तो उसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट भी कर सकता है, क्योंकि नज़दीक वाली चीज़ जो बहुत नज़दीक होती है उसको बहुत ज़्यादा हैंडल करना इजी नहीं है। जैसे सुई में धागा डालोगे तो वो बहुत इजी नहीं होता, वो डाल तो दोगे फिर और आगे कुछ कर नहीं सकते उसमें, राइट। पर थोड़ा सा दूरी रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम है, राइट। क्योंकि इनिशियल में आपको थोड़ा फ्रीडम भी चाहिए होता है ना, तो डिस्टेंस में फ्रीडम मिल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा जब आसन की शुरुआत कराता हूँ तो आसन में एक ऐसे साउथ पोल के पोर्शन को देखता हूँ जो डिस्टेंस में भी हो और साथ साथ उसका मैनेजमेंट इजी हो, और साथ साथ एक ऐसा मसल्स ग्रुप हो जो कि हैवी हो और आपके सीधा उसको इन्फ्लुएंस करने पे नॉर्थ पोल को कंट्रोल कर, राइट। तो बेसिकली आसन का मतलब है स्थिरता। साउथ पोल के एक ऐसे पोर्शन को पकड़ो जो आपकी स्थिरता को ज्यादा बढ़ा सके, शारीरिक स्थिरता, राइट। अब धीरे धीरे आप ऊपर आते हैं, पर यदि आसन विज्ञान में देखो, जो बहुत ट्रेडिशनल आसन की साइंस में देखोगे तो आसन की साइंस मसल बेस्ड नहीं होती। जो मैंने आपको बताया साउथ पोल का मसल्स का एक पकड़ करके स्थिरता तो है उसमें, लेकिन अगर आप बहुत ट्रेडिशनल वे में देखोगे तो ये बहुत साइंटिफिक नहीं। क्यों? क्योंकि आसन विज्ञान कहता है कि आप स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ो, रीढ़ को, तभी वो वेस्ट पोर्शन को ऑल द टाइम पकड़ने की बात करता है। तो जब आप आसन के विज्ञान में अपनी स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ते हो, स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेचिंग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करते हो, भिन्न भिन्न एंगल से करते हो, तो आपकी सेंसेस, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों तक रीच बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन चूंकि मैंने अपने अनुभव वाली साइंस में काफ मसल्स को इसलिए पकड़ा था क्योंकि कर्म इंद्रियों में भी हमने मसल्स का अलग अलग कर दिया। मान लो कर्म इंद्रियों का एक हिस्सा पैर है, तो पैर में भी एक हिस्सा मैंने मसल्स, काफ मसल्स को ले लिया, एक हिस्सा थाई मसल्स को ले लिया, एक हिस्सा हिप मसल्स को ले लिया। तो उसमें भी इतने डिवीजन किया है कि सेपरेटली हम ऑब्जर्व कर सकें। पूरे पैर को सीधा एक बार में अनुभव करने के बजाय इतना सेपरेट में अनुभव करो, इतना माइन्यूट पे जाओ कि ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाए। जितना आप डेप्थ में जाओगे आसन के थ्रू उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगी, सेंसुअल ग्रोथ उतनी तो होएगी ना। इवन कि आप चलोगे भी, आप डांसर को देखो ना, डांसर की पैर की मूवमेंट देखोगे आप, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इसकी मास्टरी, माइंड की मास्टरी पैरों की रिदम पर कितनी है, राइट। तो वहाँ पर वो रिदम देख रहा है, हम लोग भी रिदम ही देख रहे हैं। हम लोग मसल्स की रिदम देखते हैं, मसल्स में कैसे कैसे रिदम दिया जाए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो रिदम ही तो है, और क्या है, मतलब अपवर्ड रिदम ये तो देख रहे थे ना हम लोग, होल्डिंग रिदम, डाउनवर्ड रिदम एंड देन होल्डिंग, ये तो देख रहे थे ना हम लोग। तभी तो हम ब्रेन को वही ट्रेन करते हैं। और ध्यान दो, जब हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो वही फिलॉसफी को हर जगह अप्लाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मूड स्विंग कभी नहीं होगा, क्योंकि वो 20 साल 50 साल तक उसी रिदम को फॉलो कर रहा होता है। तो स्विंग कहाँ होगा, क्योंकि वो तो एक ही स्टेट में है जी, वो एक ही स्टेट ऑफ माइंड में। तो बेसिकली आसन का मतलब है स्थिरता, लेकिन शारीरिक स्थिरता। पर ध्यान दो, शारीरिक स्थिरता में मन का शरीर पर एक लिमिट तक फोकस करने के बाद ही वो स्थिरता आती है। ये की पॉइंट है। ऐसे नहीं कि जाके चारों तरफ आग जला लो और बीच में बैठ जाओ और एकदम शरीर तप रही है, जल रही है और वो आसन हो गया, वो आसन नहीं। अगर आप आसन की साइंस में जाओ तो वन ऑफ द बेस्ट आसन कौन सा है? वन ऑफ द बेस्ट आसन शवासन। अगर मेरी अनुभव में वन ऑफ द बेस्ट आसन देखो तो शवासन है। वो क्यों? क्योंकि उसमें माइंड ये सीखता है कि शरीर को छोड़ कैसे दे। शवासन का मतलब मृत्यु आसन। पर
मृत्यु तो नहीं ला रहा है ना, पर मृत्यु जैसे पोजीशन की विजुअलाइजेशन कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो मृत्यु की विजुअलाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि उस दौरान मृत्यु जैसे शरीर में जैसे जैसे मृत्यु होती है या जैसी मृत्यु आ गई, बॉडी की जो पोजीशन होती है मृत्यु के समय, वैसी ही पोजीशन वो क्रिएट करता है, वर्चुअली क्रिएट करता है, और वैसी सिचुएशन बॉडी में दिखती है। सांस चल रही होती है, लेकिन जो स्थिरता होती है मृत्यु के समय, वैसे ही मृत्यु दिखती है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग मानी जाती है शवासन में। तो अगर आप टेक्निकली देखो, कई आसन जब करते हो तो सबसे एंड में आप कौन सा आसन करते हो? अगर आप बहुत अच्छे मास्टर्स के पास जाते हो तो बिना शवासन के आपको छोड़ नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि जब आप बहुत सारे आसन करते हो तो आपके अंदर कभी हीट जनरेट हो गई, राइट, एसिड जनरेट हो गई, ब्रेन की नर्व्स खिंच गई, मसल्स खिंच गई, हार्ट का रिदम चेंज हो गया। तो एंड में गुरु आपको ऐसी स्टेट में लाता है कि आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरा एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 वायु, ये सब बैलेंस करके आपको छोड़े। आप उसके बाद जब निकलो वहां से तो हर चीज को बैलेंस करके निकलो, संतुष्ट होकर निकलो, इम्बैलेंस करके न निकलो। इसलिए तो आपको लास्ट में शवासन करा के छोड़ता है ना। और शवासन का मतलब है ऐसा आसन जहां कुछ न करो, यही है ना मतलब, नथिंग। तो बेसिकली आसन का मतलब मन का एक जगह पर, ऐसी जगह पर स्थिर कर देना शरीर पर कि शरीर में कोई खास मूवमेंट न होने पाए, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो सेंस हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो। अब ज्ञान इंद्रियों में स्थिरता को दूसरा कर देते हैं। अब उसमें नहीं कहते कि एक जगह पर फोकस कर दो तो त्राटक बोल देते हैं, पर वो भी तो स्थिरता ही है ना। पर वो चूंकि ज्ञान इंद्रियों की स्थिरता है तो नाम दे दिया, पर है वो आसन से ही वो सारी चीजें पैदा हुई, वो आसन के ही द्वारा पैदा हुई। तो बेसिकली आसन का मतलब स्थिरता है शरीर में, स्पाइन में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में। यदि आप बचपन में पढ़ते हो तो हम तो छोटे स्कूल में पढ़े हैं जमीन पे बैठ के, तो जब बच्चे बहुत उधम मचाते थे तो वो ऐसे लॉक करा देते थे और लॉक करा करके बिठा देते थे, हिल नहीं सकते। अब मतलब आपको कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस ऐसे लॉक करके बैठ जाओ। एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती। अब टीचर को उसमें ये ट्रेनिंग कराना होता था कि ये स्थिर पूर्वक पहले बैठे, पढ़ाई बाद में करेंगे। एक बार वो स्थिर पूर्वक बैठना शुरू कर देगा तो पढ़ाई तो कर ही लेगा ना, लेकिन अगर वो उछल कूद मचाए रहा तो उसकी सेंसेस कहाँ स्थिर हो पाएंगे? सेंसेस ही कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी ही मूव कर रही है, खुद ही कूद रहा है तो क्या करेगा, है ना। इसीलिए जो पहली ट्रेनिंग है हठ योग में, वो आसन रखा गया, न कि यम नियम, शुद्धता, शौचता, ये सब रखा गया कि भाई नहा धो करके आसन करो। तो कंडीशन है ही है, उसमें क्या दिक्कत। जब आप सुबह उठते हो तो क्या बिना ब्रश किए खाना खा लेते हो क्या? वो तो नॉर्मल है। तो सफाई तो करते हो ना, यूरिनेशन करते हो, स्टूल पास करते हो सुबह उठ करके, ये तो एक नॉर्मल है। पर उसको नियम में गुरु ने बता दिया कि भाई कुछ लोग इतने गधे होते हैं कि उठते ही खा लेते हैं, तो भाई वो नियम में डाल दो। हिंदुस्तानियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है वेस्ट में बताने की ज़रूरत हो कि भाई जब आप उठो तो पहले पानी पियो, फिर यूरिनेट करो, फिर आप टॉयलेट जाओ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर आप खाना खाओ। पर हिंदुस्तानियों को यदि ये बताने की ज़रूरत है तो शायद वो वेस्टर्न हो गए हैं, और उनको मैं इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देता। मैं सीधा उनको प्रोग्राम देता हूँ। ये नहीं देता कि कब सुबह उठो, कब जागो, ये सब मैं नहीं बताता कभी भी। कब खाना खाओ या उठो तो पानी पियो, ये सब ऑलरेडी जानना चाहिए आपको।